तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ओसामा आप सबका फिर से द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सब? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एमडीएससी पेपर 2, जो कि इसका एग्जाम है सेमेस्टर 2 वाले का, जो एग्जाम है 1 सितंबर को। उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। नहीं, उनसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है या फिर बोल सकते हैं कि वन वर्ड जो क्वेश्चन होता है वो सारा चीज हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 2 यूनिट पढ़ चुके हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम उसी वीडियो में करा दिए। आज हम लोग यूनिट 2 का जो है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकता है वो सारा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जितने भी लोगों का एमडीएससी 2 पेपर का जो एग्जाम है 1 सितंबर को, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 2 का एग्जाम देंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका से, जितने भी स्टूडेंट हैं जिसका कि एग्जाम है 1 सितंबर को एमडीएससी पेपर 2 का, उसके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 या फिर 2 बोल सकते हैं इसको। बोलता है भारत में खाद्य अनाजों के भौगोलिक वितरण का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि बोल रहे हैं कि भारत में खाद्य अनाजों के भौगोलिक वितरण का वर्णन कीजिए। कि भारत जो इतना डाइवर्स, या फिर बोल सकते हैं कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र जो इतना बड़ा है, तो इससे मतलब भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होने के कारण क्या है कि यहाँ की हर जगह का जलवायु, वर्षा, मतलब हर जगह की क्या हो सकता है, क्लाइमेट अलग अलग हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि हर जगह के आपका जो है खान पान में आपको विविधता देखने को मिलेगा। हर जगह का खान पान क्या हो सकता है, अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। वही चीज असल में यहाँ पे वर्णन करने बोल रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बोलता है भारत में जलवायु, क्या बोला है कि भारत में जलवायु, मिट्टी, वर्षा और तापमान विभिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अनाजों का उत्पादन होता है। तो क्या क्या कारण है जो कि भारत में हमको अलग अलग जलवायु होने के कारण? नहीं, पहले अगर कारण की बात करें तो वहाँ का जलवायु कैसा है, नहीं, साथ ही साथ मिट्टी भी अलग अलग आपको मिल जाएगा। नहीं, उसके बाद वर्षा है और तापमान, कहीं पे ज्यादा वर्षा होती है तो वहाँ कुछ अलग फसल आपको देखने को मिलेगा। नहीं, अगर कहीं पे कम वर्षा वाले या फिर ठंडी क्षेत्र है तो वहाँ पे कुछ अलग टाइप की आपको फसल देखने को मिलेगा। और जहाँ पे तापमान ज्यादा है तो वहाँ पे आपको कुछ अलग टाइप के फसल देखने को मिलेगा। तो ये सारा रीजन हो सकता है जिसके वजह से जो हमारा भारत देश है या फिर भारत में आपको क्या मिलेगा, अलग अलग हर जगह का मतलब खाना पीना या फिर खान पान में विविधता आपको देखने को मिल सकता है। नहीं, तो वही चीज बोल रहे हैं कि भारत में जलवायु, मिट्टी, वर्षा और तापमान में विभिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, अलग अलग अनाजों का उत्पादन होता है। मतलब ये 4 कारण है जिसके वजह से क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में हमको क्या मिलता है, अलग अलग अनाजों का उत्पादन होता है। जो अनाज ज्यादा उत्पादन होगा वहां के लोग उस चीज को ज्यादा मतलब खाने के तौर पे इसका इस्तेमाल भी करते हैं। नहीं, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ जैसे बात करें चावल की, अगर चावल की खेती की बात करें तो ये कहाँ पे ज्यादातर खेती की जाती है चावल की, या कह सकते हैं हम लोग पेड़ी यानी धान की, धान से तो चावल बनता है। नहीं, अब क्या क्या बोल रहा है कि पूर्वी उत्तर, नहीं, पूर्वी तरफ मिल जाएगा, भारत के पूर्वी क्षेत्र में मिल जाएगा, उत्तर पूर्वी और तटीय क्षेत्र में अधिक नहीं किसकी खेती होती है, मतलब धान की खेती होती है। साथ ही साथ दूसरा बोल रहे गेहूं, बोलते हैं उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में अधिक है। अब गेहूं की खेती कहाँ होगा, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं की खेती क्या होता है, अधिक होती है। नहीं, अगर यही बात करें हम मक्का, जिसको कि मकई बोलते हैं, मेज भी बोलते हैं इंग्लिश में, अब मकई की खेती की बात करें तो कर्नाटक हो जाएगा, मध्य प्रदेश, बिहार आदि जगहों पे क्या होता है, मकई की खेती हमको ज्यादा देखने को मिलती है। इसी तरह से ज्वार, जो कि मोटे अनाजों में इसको गिना जाता है, इसकी खेती की अगर बात करें जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना आदि जगहों पे क्या हो जाएगा, इन सारे चीजों की खेती होती है। नहीं, किसके, ज्वार की। तो वहाँ का जलवायु, वर्षा, तापमान कैसा है, ये सारा चीज डिपेंड करता है कि वहाँ का अनाज किस तरह के अनाज, वहाँ का मतलब किस जगह का अनाज वहाँ पे उत्पाद होगा। नहीं, मतलब किस तरह के अनाज वहाँ पे उपजाया जाएगा, ये भी बोल सकते हैं। अब जैसे बात करें बाजरा की, जो कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आदि जगहों पे बाजरा उगाया जाता है। इसको बहुत ही कम मात्रा में पानी और टेम्परेचर भी ज्यादा रहने पर भी ये हो सकता है। नहीं, अगर बात करें रागी, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रागी की खेती, अच्छी खासी खेती आपको देखने को मिल सकती है। नहीं, तो ये था हमारा
पहला क्वेश्चन कह सकते हैं। अब दूसरा या फिर क्वेश्चन नंबर 3 कहेंगे आरडीए क्या है, इसके महत्व को समझाइए। मतलब आरडीए क्या है, इसके महत्व को समझाना है। आरडीए का मतलब पहले क्या होता है ये चीज देख लेते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं रिक्रूटमेंट डाइटरी अलाउंस, नहीं इसका ये मतलब है। अब बोलते हैं रिकमेंडेड, सॉरी क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का इसका मतलब है यानी आरडीए। अब बोलता है आरडीए का पूरा नाम क्या है, इसको भी याद रखना। हो सकता है कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है वहां पे इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो आरडीए का अगर पूरा नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, रिकमेंडेड, क्या हो जाएगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। मतलब ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए आयु, लिंग और जीवन की स्थिति के अनुसार प्रतिदिन आवश्यक पोषक तत्वों के अनुवांशिक, क्या बोलता है, अनुशंसित मात्रा को बताता है। मतलब आरडीए ये बताता है कि किसका मतलब उसका उम्र कैसा है, वो किस लिंग का है, या फिर बोल सकते हैं कि वो किस तरह का काम करता है। इन सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है आरडीए। नहीं मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इसका स्वस्थ व्यक्तियों के लिए अलग, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति और एक बीमार या अनहेल्थी व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, खाने में आपको विविधता देखने को मिलेगा। जैसे कोई किसी का तबीयत जब खराब हो जाता है तो उसको खाने पीने का मन नहीं करता, नहीं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति दोनों में आपको क्या मिलेगा, खाने में भी अलग अलग देखने को मिलेगा। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो ज्यादा खाना कंज्यूम करेगा और जो अस्वस्थ है वो कम करना। तो वही चीज बोल रहा है कि आरडीए का पूरा नाम क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए क्या, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं, जो स्वस्थ हेल्दी है, आयु, लिंग और जीवन की स्थिति के अनुसार प्रतिदिन आवश्यक पोषक तत्वों के अनुशंसित मात्रा को बताता है। नहीं अब बोलते हैं आरडीए का महत्व क्या है। आरडीए का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस हमको बताना है। जो कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीजों के बारे में बताना है। तो बोलते हैं पोषक तत्वों की आवश्यकता मात्रा समझने में सहायता करता है। मतलब पोषक तत्व जो है, न्यूट्रिएंट्स जो चीज है, वो चीजों की मात्रा को हमको क्या करता है, समझाने में मदद करता है कि कौन से एज के है, कौन से लिंग है, उसको किस मात्रा में वो पोषक तत्व मिलना चाहिए, वो चीज हमें असल में समझाता है। नहीं अब दूसरे नंबर बोले संतुलित आहार बनाने में सहायता करता है। और ये आरडीए जो है ये क्या करता है, संतुलित आहार बनाने में भी हमारी मदद करता है, जिसको कि हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिसमें कि हर वो पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हो जो कि हमारे सेहत के लिए या फिर हमारे शरीर को जिन चीजों की आवश्यकता है वो सारी चीज उसमें मौजूद होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बैलेंस डाइट या फिर संतुलित आहार उसको बोलते हैं। नहीं ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब अगर आगे हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, तो 3 तीसरा पॉइंट की बोलता है आरडीए पोषक तत्वों की कमी से बचाने में भी मदद करता है। ये आरडीए क्या करता है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जितने भी बीमारी है उन सारे चीजों से भी क्या करता है, ये हमको बचाने में भी ये काम करता है। मतलब आरडीए का बहुत सारा काम है। मतलब संतुलित आहार जिसको कि हम लोग बैलेंस डाइट भी बोलते हैं, ये भी इसका काम है। उसके बाद क्या बोले, पोषक तत्वों की कमी से बचाने में ये हमारा आरडीए क्या करता है, मदद करता है। नहीं उसके बाद चौथा पॉइंट की अगर बात करें हम, तो चौथा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अलग अलग आयु और जीवन आवश्यकताओं की पोषक आवश्यकताओं को समझने में भी, मतलब पोषण आवश्यकताओं को समझने में भी ये क्या करता है, हमारा मदद करता है कि कौन से एज के लोग हैं, उसको किन किन चीजों की आवश्यकता है। नहीं अब अगर चौथा क्वेश्चन की हम बात करें, बोलते हैं संतुलित आहार क्या है, इसके महत्व को समझाइए। अब यहाँ पे हमको बताना है कि बैलेंस डाइट क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, कि बैलेंस डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो सारा चीज हमको बताना है। कि संतुलित आहार पहले क्या होता है, हम लोग संतुलित आहार उसको बोलेंगे जिसमें कि क्या हो, उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, साथ ही साथ क्या मिले हमको, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी सही मात्रा में होने, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज मिनरल, ये सारा चीज जिसमें मौजूद रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित आहार कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में बैलेंस डाइट बोलते हैं। अगर इसका जवाब की अगर हम बात करें तो इसका जवाब क्या होगा, ये तो हमारा क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस बताना है संतुलित आहार का। नहीं बोलते हैं जिस आहार में शरीर की आवश्यकता के अनुसार हमारे बॉडी को क्या क्या या फिर किन किन चीजों की जरूरत है उसके हिसाब से क्या हो, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता रहे, मतलब पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिले, मतलब हमारे शरीर को जितनी मात्रा में जिस चीज की जरूरत है वो सारा चीज क्या हो, पूर्ति हो, उसको हम लोग बैलेंस डाइट बोल सकते हैं। तो क्या बोलता है, जिस आहार में शरीर की आवश्यकता के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल और फाइबर उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कर सकते हैं। मतलब हमारे बॉडी को किन किन चीजों की जरूरत है उसी के हिसाब से जो भी चीजें हमको मिलेगी, मतलब जो हम लोग खाएंगे उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैलेंस डाइट या फिर संतुलित आहार की अगर बात करें तो पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन विटामिन होना चाहिए, साथ ही साथ वसा भी होना चाहिए, ने और खनिज मिनरल, ये सारा चीज क्या होना चाहिए, हमारे खाना में होना चाहिए मौजूद, और जो कि हमारे शरीर को जरूरत भी है उनकी। नहीं अब अगर इसी बात महत्व की बात करें हम, मतलब
संतुलित आहार की अगर महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो क्या हो सकता है, मतलब ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे पहले बात कि संतुलित आहार क्या करता है, हमको एनर्जी देने का काम करता है नहीं। उसके बाद वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है, और हमारा शरीर का क्या होता है, वृद्धि होता है, और हमारा शरीर क्या हो सकता है, मतलब अच्छे से विकास कर पाता है। ये सारा क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंस है किसका, क्या बोल सकते हैं, हाँ, संतुलित आहार का नहीं, बैलेंस डाइट का। ये सारा क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। मतलब जब हम एक बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, अच्छे से शरीर का वृद्धि होगा, साथ ही साथ हमारा जो विकास होगा एक इंसान का, वो अच्छे से विकास हो पाएगा नहीं। अब बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है, और ये क्या काम करता है कि रोग प्रतिरोधक मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है ताकि हम बीमारियों से लड़ सके। ये सारा काम है, या फिर बोल सकते हैं ये सारा इंपॉर्टेंस है किसका, बैलेंस डाइट का। ये सारा इंपॉर्टेंस है नहीं। ऊतकों की मरम्मत करता है, और जो हमारे शरीर में जो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा शरीर क्या है, सेल से मिलकर के बना है। तो जब सेल से मिलकर के बना है, सेल से मिलकर के ऊतक का निर्माण होता है। जब ऊतक में कोई भी टूटा मतलब होता है, मतलब टूटता पड़ता है, तो उसको भी रिपेयर करने का काम में हमारी मदद करता है कौन, ये संतुलित आहार नहीं। ये सारा इंपॉर्टेंस है किसके, बैलेंस डाइट की। अब बोलते शरीर की सामान्य क्रियाओं को बनाए रखने में सहायता करते हैं, और शरीर का जो भी जितने भी नॉर्मल से काम है उन सारे क्रियाओं को बनाए रखने में भी ये मदद करता है। मतलब ये सारा क्या हो जाएगा, बैलेंस डाइट पहले क्या होता है, उसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस क्या है। वो सारा चीज आपको बेहतरीन तरीके से लिख देना है। अब पांचवा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बोलता है कि ऊर्जा चयापचय क्या है, जिसको कि हम लोग मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं नहीं। अब बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र को समझाइए। पहले तो बताना है कि ऊर्जा चयापचय क्या है, उसके बाद दूसरा सवाल है बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र को समझाना है। अगर सबसे पहले हम बात करें, बोलता है क्या बोलता है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें ऊर्जा चयापचय क्या है, तो बोलता है भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करने। मतलब हम जो भोजन करते हैं उसमें जितने भी ऐसे पोषक तत्व है जिससे कि हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, मतलब प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को ऊर्जा चयापचय कहा जाता है। मतलब हमारे खाना जो हम लोग खाते हैं उसमें जितने भी हम बोल सकते हैं एनर्जी गिविंग फूड है, मतलब एनर्जी से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारा काम क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करता है। मतलब तोड़ फोड़ करके वो जितने भी उसके बॉडी के लिए एसेंशियल है उन सारी चीजों को इकट्ठा करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चयापचय बोल सकते हैं। अब होता है ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ये चीज भी बताना है। अब ग्लाइकोलिसिस की अगर बात होती है, इसमें ग्लूकोज का टूटना होता है। ग्लाइकोलिसिस में ये चीज याद रखना कि क्या होता है, ये ग्लूकोज का टूटना होता है और पायरुवेट तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। नहीं, पायरुवेट तथा एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म आपको याद होगा, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है, के रूप में क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कोशिका को क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये कहाँ होता है, ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में ये क्रिया होती है। नहीं, अब क्रेब्स चक्र क्या है, इसको भी देख लेते हैं। बोलते क्रेब्स चक्र ये कोशिका शोषण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें ऊर्जा स्मृति मतलब NADH तथा FADH2 बनते हैं जो आगे एटीपी निर्माण में सहायता करता है। मतलब ये भी क्रेब्स चक्र का भाग है। तो ये सारा चीज आपको लिख देना है, बस एक बार अच्छे से पढ़ देना है, बाकी सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब होता है एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, और एटीपी जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसको हमारा जो सेल है उसका क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, मतलब एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है उसको। नहीं, अब अगला क्वेश्चन है, बोलता है पीएमआर क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। अब हमको बताना है कि ये पीएमआर क्या है और इसके मतलब इसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है, जितने भी घटक है, उन सारी चीजों की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें पीएमआर, जिसको कि बोलते हैं पूर्ण विश्राम की स्थिति में शरीर की आवश्यकता जीवन मतलब आवश्यक जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की दर को मतलब बसल मेटाबॉलिक रेट या फिर बीएमआर कहते हैं। मतलब विश्राम की स्थिति में जितने भी शरीर की आवश्यक जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा मतलब मिनिमम एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बीएमआर बोल देते हैं। नहीं, अब होता है बीएमआर को प्रभावित करने वाले अगर कारक की बात करें तो क्या हो जाएगा, आयु हो जाएगा, मतलब एज के साथ उसके ये चीज बीएमआर में हो सकता है आपको कमी देखने को मिले। जैसे लिंग हो गया, अब किस लिंग के है, नहीं सॉरी लिंग भी हो गया। उसके बाद बोलते हैं शरीर का आकार और संरचना। अब किसी इंसान का शरीर का आकार और संरचना कैसा है, हार्मोन भी हो सकता है, शरीर का तापमान कैसा है स्वास्थ्य की स्थिति में, ये सारा चीज क्या हो सकता है, इसको प्रभावित करने वाले ये सारे कारक हो जाएंगे, मतलब बीएमआर को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक।
अब बोलता है तरल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को समझाइए। क्या बोलता है? तरल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को समझाइए। और अगर हम बात करें, क्या बोले? तरल बोले शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट की उचित मात्रा और वितरण को तरल एवं इलेक्ट्रोलाइट संतुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट की उचित मात्रा मतलब पर्याप्त मात्रा और वितरण को मतलब अच्छे से उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तरल एवं इलेक्ट्रोलाइट संतुलन कहा जाता है। नहीं, अब आगे बोलते हैं प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है? प्रमुख क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। नहीं, बोलते प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात की, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, नहीं मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड आदि, ये सब क्या है? हमारे प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट्स है। नहीं, अब इनके प्रमुख कार्य भी देख लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसका क्या वर्क है या किस तरह से फंक्शन करता है। नहीं, बोलता है जल संतुलन बनाए रखना। और इलेक्ट्रोलाइट्स का असल में काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में जल संतुलन को बनाए रखता है, मतलब बैलेंस करके रखता है। नहीं, उसके बाद बोलते हैं तांत्रिका संदेश में सहायता करना। और तांत्रिका जो कि जिसको कि क्या करता है? संदेश में भी वो क्या करता है? उसकी मदद करता है। नहीं, उसके बाद बोलते हैं मांसपेशियों के कार्यों में सहायता करता है। और हमारे जितने भी मसल्स है उसकी जो कार्य है उसमें भी क्या करता है? हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें भी उसकी मदद करता है। नहीं, अम्ल क्षार और संतुलन बनाए रखता है। क्या बोलता है? अम्ल क्षार संतुलन भी बनाए रखता है। नहीं, उसके बाद अगला बोले कोशिकाओं के सामान्य कार्यों में भी सहायता करता है। मतलब ये सारे काम हो जाएंगे किसके? इलेक्ट्रोलाइट्स के, जो कि हमारे शरीर में ये सारा काम करता है। अब 8वां क्वेश्चन की अगर बात करें हम, 8वां क्वेश्चन बोलता है जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में पोषण की आवश्यकताओं को समझाना है कि किस तरह से एक जब बच्चा होता है या फिर एक जवान आदमी या फिर एक बूढ़ा आदमी, सबके खाने में आपको क्या मिलेगी? अलग अलग यानी फिर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, या फिर विभिन्न प्रकार के खाना सब कोई कंज्यूम करता है। ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एज के हिसाब से सबका खाने का या फिर उसकी जो है पाचन शक्ति भी धीरे धीरे से उसी के हिसाब से कोई खाना कंज्यूम करता है। बोलते जीवन के अलग अलग चरणों में शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अलग होती है। जैसे अगर बात करें हम गर्भावस्था की, मतलब जब प्रेगनेंसी की मतलब प्रेगनेंसी की हालत में रहता है, उस टाइम क्या करता है? उसको कौन कौन सी चीजों को मतलब खाने की जरूरत है या फिर किन किन चीजों की आवश्यकता हो सकती है शरीर में, नहीं एक माँ को। अब बोलता है कि गर्भावस्था में जब औरत प्रेग्नेंट होती है उस टाइम में जैसे प्रोटीन, आयरन, नहीं फॉलिक एसिड, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की पर्याप्त आवश्यकता होती है। मतलब जब औरत या फिर बोल सकते हैं कि जब क्या हो, मतलब प्रेगनेंसी के हालत में क्या है कि प्रोटीन और आयरन, साथ ही साथ फॉलिक एसिड और कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की पर्याप्त आवश्यकता होती है, जो कि ऐसे खाने में उसके खाने में क्या होना चाहिए। नहीं, अब दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरा पॉइंट है, बोलते हैं स्तनपान। अब बोलते हैं मां को पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन, पानी और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नहीं, ताकि बच्चों में जब स्तनपान करेंगे, मतलब बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं, जब माँ का दूध पीता है तो उनसे उन सारी चीजों की उसको जरूरत पड़ती है। नहीं, अब बोलते हैं शेषवा अवस्था क्या होता है? मतलब तेजी से वृद्धि और विकास के कारण पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज आवश्यकता हो सकता है। जैसे एक बच्चा है तो बच्चे में वृद्धि आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ओल्ड पर्सन। नहीं, तो उसको क्या चाहिए? ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उन सारी चीजों की भी जरूरत होगी। अब बोलता है बचपन, बोलता है शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। और क्या हो सकता है? मतलब अगर बचपन की बात है तो बच्चे में क्या होना चाहिए? उसको उसके शरीर की या फिर मस्तिष्क मतलब दिमाग की या फिर सोचने की क्षमता भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं मस्तिष्क और के विकास के लिए क्या हो सकता है? संतुलित आहार आवश्यक है। मतलब जब छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या होना चाहिए? मतलब उसको बैलेंस डाइट देना चाहिए ताकि उसका क्या हो सके? अच्छे से उसके मस्तिष्क का विकास हो सके। नहीं, उसके बाद बोलते हैं वयस्कता क्या होता है? मतलब जब अच्छे उम्र, अधेड़ उम्र के हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं अब बोलता है वयस्कता मतलब स्वस्थ बनाए रखने, ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने और रोगों को जोखिम कम करने के लिए क्या होता है? संतुलित आहार की आवश्यकता होता है। मतलब बूढ़े इंसानों को भी क्या हो सकता है? संतुलित आहार की जरूरत पड़ती है। नहीं, अब आता है हम लोग भाग 3 में लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इस पे हमको कुछ छोटे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसका हमको जवाब देना है। अगर बात करें, बोलता है पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था? अब हमको बताना है यहाँ पे, क्या बताना है कि पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन का क्या क्या स्रोत है। हम लोगों ने देखा पुरापाषाण काल देखा, नहीं मध्य पाषाण काल देखे थे, और साथ ही साथ हम लोग क्या देखे थे? उसके साथ देखे थे हम लोग
नवपाषाण काल, मतलब 3 कालों में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। जो अगर आप वो चीज नहीं देखे तो पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये सारा क्वेश्चन आपसे बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। अगर हम बात करें उत्तर, मतलब क्या बोले, पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन का क्या स्रोत है, मतलब शिकार से प्राप्त मांस, मतलब शिकार करते थे उससे जो भी, मतलब शिकारी से शिकार जो करते थे उसका मांस प्राप्त होता था, उससे नहीं, मछली हो गया, जंगली फल, कंद मूल, बीज और अन्य प्राकृतिक खाद्य को मतलब डायरेक्ट ये क्या कर सकते थे, कंज्यूम करते थे। ये कब की बात थी, ये था पुरापाषाण काल की। अब अगर नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल की बोलता है प्रमुख खाद्य विशेषता क्या थी। अब बोलता है कृषि और पशुपालन का विकास तथा स्वयं भोजन का उत्पादन करने लगा था। मतलब इसके मध्य पाषाण की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, मतलब फर्स्ट वाला जो था उसके मध्य पाषाण के बाद, मतलब लास्ट वाला जब स्टेज आया तो उसमें क्या कर रहे थे, मानव ने क्या करना, मतलब पशुपालन करना भी सीख लिया था, साथ ही साथ कुछ खेती बाड़ी करना भी सीख लिया था, मतलब खेती बाड़ी से बहुत सारे उत्पादन करते थे। ये कब की बात है, नवपाषाण काल की। अब बोलता है आरडीए का पूरा नाम क्या है। अब देखिए बताए थे कि 1 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आरडीए का पूरा नाम क्या है, तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, अलाउंस है नहीं। अब उसके बाद बोला संतुलित आहार क्या है। अब बताना है कि यहाँ पे बैलेंस डाइट किसको कहेंगे, तो बोला ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में क्या हो, जितने भी आवश्यक पोषक तत्व है वो क्या हो, उचित मात्रा में हो, और उचित मात्रा में और उचित मतलब बोल सकते हैं उचित अनुपात में वो मौजूद हो हमारे खाने में, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बैलेंस डाइट या फिर संतुलित आहार बोल देंगे। अब बोलते हैं एटीपी क्या है, मतलब एटीपी का फुल फॉर्म बताना है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, मतलब एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है किसको, एटीपी का। अगर इसका फुल फॉर्म बोलेगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम इसको फुल फॉर्म को बता देंगे नहीं। अब बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या है। अब बोलेगा कि ये ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया, मतलब ये जो ग्लूकोज है इसके टूटने से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होता है या फिर ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं नहीं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला है क्रेब्स चक्र को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, ये चीज बताना है। क्रेब्स चक्र जो है, मतलब क्रेब्स साइकिल को किस अदर और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर टीसीए साइकिल भी कहा जाता है। अब उसके बाद बताना है बीएमआर क्या है। बीएमआर का भी पूरा नाम होता है पूर्ण विश्राम की अवस्था में शरीर की आवश्यक जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की दर बीएमआर कहलाता है नहीं, जिसको कि हम लोग क्या बोल देते हैं, बीएमआर। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, बोलते 2 प्रमुख इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइट के नाम लिखे, तो क्या लिख देना, सोडियम पोटेशियम, ये सब क्या है हमारा इलेक्ट्रो लाइट है नहीं। उसके बाद बोलता है शरीर में जल का एक प्रमुख कार्य लिखिए, मतलब शरीर में जल का एक प्रमुख इंपॉर्टेंट काम क्या है वो चीज लिखना है। तो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है नहीं, क्या करता है, हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है, जल। और विभिन्न पदार्थों के परिवहन में भी सहायता करता है, और जितने भी अलग अलग पदार्थ है उसके परिवहन में भी ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, कौन, जल यानी कि वाटर नहीं। अब बोलते हैं आईसीएफ का है। अगर आईसीएफ की बात बोले, इंट्रासेलुलर फ्लूइड अर्थात कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य है नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईसीएफ भी बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड अर्थात कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव है नहीं। अब बोलता है एसीएफ क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अर्थात कोशिकाओं के बाहर पाए जाने, अंदर जो पाया जाएगा उसको हम लोग भी बोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एसीएफ बोल देंगे नहीं, आईसीएफ बोल देंगे, और जो बाहर पाया जाता है उसको एसीएफ बोल देंगे। अब बोला है तीसरा नंबर में, 13 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोले कि गर्भावस्था में 2 महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का नाम बताइए, मतलब जब प्रेगनेंसी के हालत में 2 ऐसे पोषक तत्वों के नाम बताना है जो कि एक प्रेगनेंसी के हालत में उसको चाहिए होता है, जैसे आयरन और फॉलिक एसिड जो कि उसको चाहिए होता है नहीं, ये सारा चीज लिख देंगे। अब बोलता है शिशुअवस्था में पोषण क्यों महत्वपूर्ण है नहीं, ये चीज भी बताना है। बोलता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है, इसलिए क्या होता है, इस टाइम में शिशुअवस्था में पोषण की बहुत ही अहम भूमिका होती है नहीं। उसके बाद अगला अगर क्वेश्चन की बात करें हम, बोलता है वयस्कता में संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, मतलब जब बूढ़े हो जाते हैं उस टाइम में संतुलित आहार की जरूरत क्यों होती है, तो बोलता है स्वस्थ बनाए रखने, ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने और रोगों के जोखिम को कम करने के लिए, ताकि रोग या बीमारी से पीड़ित ना हो या फिर बीमारी उसको ना घेर सके नहीं। अब भाग 4 में कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ये भी देख लेते हैं। बताए पूरा पाषाण काल में मानव मुख्यतः किस पर निर्भर था। अब क्या बोला है कि पूरा पाषाण काल में मानव किस पे
निर्भर था, किसके ऊपर डिपेंड था, वो चीज बताना, शिकार और संग्रह पे डिपेंड था नहीं। उसके बाद बोल रहे कृषि का महत्वपूर्ण विकास किस हाल में हुआ, तो क्या बोल रहा है कि कृषि का महत्वपूर्ण विकास किस हाल में हुआ, पुरापाषाण काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ, नवपाषाण काल में या फिर आधुनिक में, तो क्या हो जाएगा नवपाषाण काल में इसका ये हुआ था नहीं। अब बोलता है कि नवपाषाण काल, बोलता है कि नवपाषाण काल क्या है इसके बारे में बताना है, सॉरी हाँ, चावल के लिए सामान्यतः किस प्रकार की परिस्थिति अधिक उपयुक्त है, तो क्या बताना है यहाँ पे बोल रहा है कि ये चावल की या फिर धान की खेती के लिए सामान्यतः किस प्रकार की परिस्थितियां अधिक उपयुक्त हो सकता है, जैसे अधिक गर्मी और पर्याप्त पानी हो, ये चलेगा नहीं, अत्यधिक ठंडा और बर्फ नहीं, ये नहीं हो सकता है, बहुत कम पानी ये भी नहीं चलता, केवल रेगिस्तान ये भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नहीं, अधिक गर्मी और पर्याप्त पानी। उसके बाद बोलता है कि गेहूं मुख्यतः किस मौसम की फसल है, तो हमको पता है कि जैसे कि ऊपर में हम लोग इस चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, पहले यूनिट 2 जो पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ठंडे मौसम की या फिर अत्यधिक गर्म मौसम की या फिर केवल वर्षा ऋतु में या फिर किसी भी मौसम में। तो इसका अगर हम बात कर सकते हैं इसका भी ए हो जाएगा, मतलब ठंडे मौसम में, मतलब बहुत ही कम वर्षा की जरूरत पड़ती है किसको, गेहूं को नहीं। अब बोलते हैं आरडीए का पूरा नाम रिक्वायर्ड डेली अमाउंट, नहीं आरडीए का क्या नाम है पूरा, रिक्वायर्ड डेली अमाउंट, या फिर है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, या फिर है रेगुलर डाइटरी एक्शन, या फिर रिकमेंडेड डेली एक्टिविटी। तो आरडीए का फुल फॉर्म हमको बताना है, तो जैसे कि इसका ऑप्शन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बी नंबर, मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं। उसके बाद है संतुलित आहार में क्या होना, मतलब क्या होना चाहिए। अब बोल रहा है कि संतुलित आहार जिसको कि हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए वो सारा चीज बता रहे, सॉरी, क्या बोल रहा है कि संतुलित आहार में क्या होना चाहिए, उन चीजों के बारे में हमको क्या करना है, बताना है नहीं, क्या करना है हमको, उन चीजों के बारे में हमको बताना है। तो बोलता है केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन सभी आवश्यक हो सकता है, तो वो उचित मात्रा में या फिर केवल वसा। अब बोलता है कि संतुलित आहार में क्या होना चाहिए ये चीज बताना है, क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को हम लोग संतुलित आहार बोलेंगे या फिर केवल प्रोटीन को, या फिर बोल सकते हैं सभी आवश्यक हो सकते हैं तो उचित मात्रा में, तो हम मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा नहीं। उसके बाद बोलते हैं एटीपी को किस नाम से जाना जाता है। अब बताना है कि एटीपी को किस नाम से जाना जाता है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है शरीर का हार्मोन, ऊर्जा मुद्रा, विटामिन, खनिज। तो इसका सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऊर्जा मुद्रा एटीपी को भी कहा जाता है। अगर एटीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस में मुख्यतः किस रूप में टूटना होता है, तो क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है नहीं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद बोलता है क्रेब्स चक्र में मुख्यतः काम होता है, तो ये बताना है क्रेब्स चक्र काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद बोलते हैं बीएमआर का पूरा नाम क्या होगा, बेसल से मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि शरीर को बाह्य कोशिका द्रव्य में मुख्यतः धनायन कौन सा होता है, तो ये भी बताना है, तो क्या होता है, सोडियम होता है। कोशिका द्रव्य प्रमुख धनायन कौन सा है, तो ये भी सारा चीज है, ये सारा ऑब्जेक्टिव है जिसको क्या करना है, आपको बना लेना है। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। ये सारा नोट्स जो एमडीसी पेपर 2 का जितने भी सारे नोट्स है वो सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। पहला यूनिट का भी मिल जाएगा, सेकंड यूनिट, साथ ही साथ इसमें बहुत सारा एमसीक्यूज क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, आपको वो सारा चीज मिल जाएगा। तो क्या करना है आपको, अगर ये सारा क्वेश्चन या फिर पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको ये सारा पीडीएफ क्या होगा, मिल जाएगा। और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारा चीज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन और भी बेहतरीन और मजेदार क्लास लेकर के अगले यूनिट में। तो चलिए, अगर आपके साथी दोस्त जो भी है जो कि एमडीसी पेपर 2 का एग्जाम है 1 सितंबर को, जिसका भी है वो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को उन तक भी शेयर कर दीजिए। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आप तक लाते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।